हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। वैसे मतलब टेक्निकल तो आप इसका देख लेना, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस होंगे। आप एज अ पीई ऑन यूट्यूब करके डालना सर्च इंजन में, अपने आप वो बहुत सारे वीडियो डाल देगा। वो आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मेरा ये वाला एग्जाम्पल देख लेना। मैं तो यार हूँ एक हाउस वाइफ है ना, तो मैं आपको घर वाले एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, ये एक एप्पल है, ये एक टोमेटो है, दो चीज़ें हैं। पी से समझाती हूँ कैसे कैसे किसी भी चीज़ का पी डिसाइड होता है। देखो, पहली बात करते हैं सेक्टर। ये क्या है? फ्रूट सेक्टर, फल। ठीक है, ये क्या है? टोमेटो, वेजिटेबल सेक्टर। सेक्टर अलग अलग हो गए। अब इन दोनों को ले लो कि ये इंडियन होटल है और ये कोल इंडिया है। ठीक है, ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है। प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है? रूम है, जिसके मिनिमम रेट जो है वो 50,000 से शुरू होके और 5 लाख तक के रेट हैं। इसका मिनिमम रेट कितना है? ये कोल इंडिया का कोल है, जो मतलब आपको भी पता होगा कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मुझे नहीं पता यार उतना ज़्यादा कि कोल क्या रेट उठ रहा है अभी। ठीक है, आप वैसे समझ लेना। तो ये तो सेक्टर पीई हो गया। सबसे पहले तो देखो सेक्टर पीई कितना चल रहा है। ठीक है, किसी भी कंपनी का सेक्टर पीई चेक करो। अब उसमें भी, अब ये जैसे एप्पल है, ये मैंने 150 रुपये केजी लिया था। ठीक है, अब अगर यही एप्पल मुझे मतलब 120 रुपए में मिलने लगे और मुझे पता है कि ये एप्पल है। देखो, पहले तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एप्पल है, कौन सा क्या है? आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। वो प्रोडक्ट अगर महंगा बिकता है, ठीक है, मतलब उसका जो खरीदार है वो एक अपर मिडिल क्लास है, वो पैसा देगा ही देगा। अगर उसको उस चीज की आदत है तो वो देगा ही देगा। जैसे कि अपर मिडिल क्लास को घूमने फिरने की आदत है तो वो घूमेगा, चाहे रिसेशन आए, इन्फ्लेशन आए, कुछ भी आए, चुनाव आए, चुनाव नहीं आए, उसको जाना है, जून में तो जाना ही है, वो होटल लेगा ही लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोल इंडिया। वैसे तो ये भी एसेंशियल चीज है, कोल इंडिया के बिना भी हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोल से ही पूरा इंडिया की बिजली चल रही है। लेकिन वही है मैडम, प्रोडक्ट सस्ता और महंगा। ठीक है, तो आप ऐसे सेक्टर पी तो ऐसे निकालना कि अगर होटल इंडस्ट्री का सेक्टर पी 50+ है तो वो इसलिए है क्योंकि वो मतलब एप्पल है, उसको खरीदने वाला सेक्शन अपर मिडिल क्लास है। इसको सब खरीदेंगे। कोल इंडिया मतलब बिजली सब यूज करेंगे, कोल इंडिया से बनी हुई बिजली सब यूज करेंगे। मतलब एक तरफ से इसको गरीब भी यूज करेगा और अमीर भी यूज करेगा, तो इसका सेक्टर पी ऑलवेज कम होगा। जो भी कैपिटल गुड सेक्टर है वो आपको हमेशा 10 के पी से नीचे ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा। ठीक है, वैसे ही टोमेटो है, आपको 20 से 30 रुपए की रेंज का ही टोमेटो हमेशा मिलेगा। इससे महंगा है तो वो फिर महंगा है। टोमेटो नहीं लो, 10 दिन के लिए टमाटर खाना बंद कर दो, मरते नहीं है कोई, है ना, वही वाली बात है। और ऐसे ही एप्पल अगर 150 रुपए किलो से ऊपर चला जाए, 250, 300, 400 हो जाए, तो 15 दिन के लिए एप्पल खाना बंद कर दो, आप मरोगे नहीं, मतलब ये कंफर्म है। ठीक है, चीजें हमेशा देखो यार, मैं तो हूँ हाउस वाइफ और उसी तरह की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। चीजें हमेशा वही लेनी चाहिए। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी चीजें वही लेनी चाहिए जो एक अपना प्राइस को जस्टिफाई करें। अगर वो सेक्टर, अगर यही इंडियन होटल इस वक्त अगर ये 150 के पी पे ट्रेड करने लगेगा, मैं तुरंत प्रॉफिट बुक करूंगी। मैं तुरंत बोलूंगी कि भाई मेरे को बाहर जा रही हूँ, मुझे मतलब 150 के पी पे इंडियन होटल नहीं चाहिए। लेकिन इंडियन होटल अगर 50 के पी पे मिलेगा तो मेरे लिए अट्रैक्टिव रहेगा, मैं इसको लूंगी। मतलब वही कि 150 पे अगर एप्पल मिलेगा तो मैं इसको लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें कोल इंडिया, अगर कोल इंडिया 50 के पी पे ट्रेड करने लगे, मतलब कि अगर ये 150 रुपए किलो मिलने लगे मुझे, मैं नहीं लूंगी। मैं 15 दिन 20 दिन बिना टमाटर की सब्जी बना लूंगी। ठीक है, लेकिन ये मुझे 150 पे मिलेगा तो मैं इसको डेली खाऊंगी। ठीक है, अभी फर्क समझ में आ गया कि प्रोडक्ट देखिए, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सेक्टर देखिए। ये 2 सेक्टर हो गए। ठीक है, 2 सेक्टर हो गए, 2 प्रोडक्ट हो गए। अगर इनका प्रोडक्ट किसी का चीप बिक रहा है तो उसका सेक्टर पी भी चीप होगा। कैपिटल गुड्स का सेक्टर पी हमेशा देखना आप 4 या 5 के पी पे ट्रेड करता मिलेगा। लेकिन जो भी लग्जरी गुड्स हैं उनका सबका सेक्टर पी आपको 50 के ऊपर ही ऊपर मिलेगा। तो ये फर्क है जी पी, ये तो फर्क हो गया सेक्टर पी में। अब सेक्टर पी के अंदर भी अब पर्टिकुलर कंपनी पे आ जाओ। ठीक है, यही टोमेटो है, टोमेटो की भी 10 वेराइटीज हैं, 10 साइज हैं, 10 कलर हैं। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब कैपिटल गुड्स की भी 1000 तरह की कंपनियां हैं। ठीक है, इसको आप इस एग्जांपल से समझ लो। जैसे सीमेंट की कोई कंपनी है, सीमेंट की इस वक्त 50 कंपनी है मार्केट में। ठीक है, श्री सीमेंट ले लो, अल्ट्राटेक सीमेंट ले लो, अडानी का कोई सा सीमेंट ले लो। मैं वैसे अडानी पे किसी भी तरह का कमेंट करने से बचूंगी अभी। ठीक है, तो अपने वो नहीं लेंगे, अपने श्री सीमेंट ले लेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेंगे और ओरिएंट सीमेंट ले लेंगे। ओरिएंट सीमेंट इस वक्त मतलब
काफ़ी चीप अवेलेबल है। अल्ट्राटेक सीमेंट का आप एक शेयर लेने जाओगे तो वो आपको कम से कम 7-8 हज़ार की रेंज में अल्ट्राटेक मिलेगा, और ओरिएंट सीमेंट का आप एक शेयर लेने जाओगे तो वो आपको 120 से 130 की रेंज में हमेशा मिल जाएगा। देखो सेक्टर पी तो आपको क्लियर हो गया दोनों चीज़ों से। अब मैं आपको अंदर बताती हूँ कि भाई अब स्टॉक को मैं कैसे चूज करती हूँ। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों कंपनीज का बिजनेस क्या है, ओरिएंट सीमेंट का बिजनेस क्या है और अल्ट्राटेक सीमेंट का बिजनेस क्या है, इसको कौन खरीदता है और अल्ट्राटेक को कौन खरीदता है। दोनों कंपनी के खरीदार मतलब दोनों कंपनी का बायर बेस आपको पता होना चाहिए, दोनों कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए, सेल्स और इनके प्रॉफिट के फिगर्स आपको पता होना चाहिए, और इनके पास किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं, ताकि अगले 3 से 6 महीने और 1 साल इनके रेवेन्यू जनरेशन का क्या हालचाल रहेगा, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ओवरऑल इन शॉर्ट कंपनी के फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ओरिएंट सीमेंट क्या है और अल्ट्राटेक क्या है। जब इन दोनों कंपनीज के फाइनल फिगर्स मेरे पास होंगे कि भाई ये फंडामेंटल्स हैं, ये कंपनी है और ये कंपनी है, जब इन दोनों का मुझे अच्छे से पता चल जाएगा, उसके बाद मैं पीई देखूंगी कि भाई इसका पीई कितना है इस तरह के फंडामेंटल्स के साथ और इसका पीई कितना है अल्ट्राटेक का इस तरह के फंडामेंटल्स के साथ, तब जाके मैं कंपेयर करूंगी। सपोज इसका पीई कमजोर फंडामेंटल्स के साथ में और 30 पीई पे ये ट्रेड कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये लूंगी कि फंडामेंटल्स भी अच्छा है और पीई भी अच्छा है। ठीक है उसी तरह से अगर इसकी ओरिएंट सीमेंट की बात करूंगी, फंडामेंटल्स भी कमजोर है और पी भी इसका 30-40 आ रहा है, तो मैं इसको नहीं लूंगी, क्योंकि फंडामेंटल या तो फंडामेंटल्स अच्छे हो या तो फंडामेंटल्स आप उस चीज को जस्टिफाई करते हो आपके पी को, तब लेने में कोई समझदारी है। जैसे कि मैंने एनसीसी और कालापत्रू पावर को दोनों को कंपेयर किया और उनमें क्या था ना कि एक का पी 22 था और एक का 10 था, 10 और 11 था, और एनसीसी का तो 10-11 था और कालापत्रू पावर का 22 का पी था। उन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया, पी से मतलब समझ लो सस्ता महंगा, एनसीसी सस्ता है, कालापत्रू पावर महंगा है, लेकिन जब मैंने इनके फंडामेंटल्स को इनको कंपेयर किया तो एनसीसी के फंडामेंटल्स कमजोर थे, कालापत्रू पावर के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, तो फिर मैंने एक स्ट्रांग और महंगी कंपनी लेना बेहतर समझा बजाय कि एक कमजोर फंडामेंटल्स वाली सस्ती कंपनी। तो समझ गए, आई होप आपको पी का पता चल गया होगा कि सबसे पहले सेक्टर पी देखना हमको कि उस सेक्टर का पी कितना है। अगर मतलब सेक्टर पी देखने से तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कंपनी टमाटर की है कि वो कंपनी एप्पल है ना। और सेकंड, अब अगर वो एप्पल भी है या वो टमाटो भी है तो वो किस क्वालिटी का है, करने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि अब आपको इन 4 कंपनीज में से कौन सी कंपनी पिक करनी है। और वो आप पिक कैसे करोगे, उन चारों कंपनीज के फंडामेंटल्स को कंपेयर करोगे। 20-30 पैरामीटर्स हैं कम से कम, चीजें इतना इजी नहीं है। मैं अगर एक स्टॉक पिक करती हूँ ना तो बहुत बहुत मेहनत लगती है उस पर, कम से कम मेरे ओवरऑल बता दूं मेरे 50 पैरामीटर्स पे वो चीज फिट होनी चाहिए, उसके बाद में मैं उस कंपनी में अपना एंट्री बनाती हूँ। तो ये है जी पी। आई होप आपको पी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या समझ में नहीं आया इसमें, मतलब सेक्टर पीई नहीं समझ में आया या फिर सेक्टर पीई में भी अंदर कितने तरह के टमाटर हैं, मतलब अंदर कितनी तरह की कंपनीज है, क्या क्वालिटी है कंपनीज की, किस तरह से कंपनीज की क्वालिटी चेक करते हैं, तो वो अपना हो जाएगा जी ये कंपनी स्पेसिफिक सिलेक्शन की। जैसे सीमेंट वाला एग्जांपल दिया है कि अल्ट्राटेक लें या फिर ओरिएंट सीमेंट लें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय। और नहीं कुछ समझ में आया तो नीचे डालो कमेंट बॉक्स में, बताती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स आई होप, देखो मुझे पता होता है अगर किसी शेयर में एक छोटी सी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है तो वो नेगेटिविटी से वो प्राइस कितने नीचे तक जा सकता है। बट मैं बाइंग माइंडसेट की हूँ, मुझे पॉजिटिविटी के साथ रहना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सेलर्स के साथ बिल्कुल भी रहने की कोशिश नहीं करती, मैं बायर्स के साथ रहती हूँ। मैं कभी भी वो शॉर्ट सेलिंग वो सब आता है मुझे शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, बाइंग, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो बहुत मेरे को अच्छी नहीं लगता। मेरे को उतना ज़्यादा भी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से पैसे कमाना चाहती हूँ। आराम से लगा के छोड़ दो, पता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए मैं उस सपोर्ट पे बाई भी करती हूँ। जैसे कि मैंने इंडियन होटल में फर्स्ट एंट्री 270 पे बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि 250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह उस वक्त काम कर रहा था। मैं 2 महीने से उसको वॉच कर रही थी कि भाई चाहे जो हो ये 250 नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तब वो मैंने 270 पे उस पर एंट्री बनाई थी और उसके बाद से मैंने उस पर हमेशा एंट्री बनाई है।
250 के सपोर्ट के बाद में नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल बना था इंडियन होटल का, वो बना था 300 पे। तो अगेन मैंने 300 पे फिर से बाय किया था इस शेयर को, 300 पे भी बाय किया, 307 पे भी बाय किया है, 317 पे भी मैंने इसमें बाइंग की है। और बाद में जैसे ही इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, 330 एक इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, जैसे ही इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ के वहां पे बायर फिर से आए, तो फिर से मैंने वहां पे बाई करके चली थी। मैं 332 331 पे मेरा फिर से बाय था इंडियन होटल। तो मैं दो चीजों पे बाय करती हूँ, या तो मैं सपोर्ट पे बाय करती हूँ, या फिर वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग तरीके से टूटे, बार बार उसको यहाँ पे बायर तोड़ने की कोशिश करें, और जिस दिन वो टूटता है उसके बाद मैं उसमें एंट्री करती हूँ। तो ये रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको पता रहता है। इंडियन होटल का एग्जांपल मैंने दे दिया। अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, कि हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये मतलब ये उस 350 लेवल को टेस्ट करने के लिए आए, तो कोई बात नहीं, आप आराम से रहो। कंपनी फंडामेंटल्स, कंपनी फ्यूचर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सब बहुत शानदार रहने वाली है। और मैंने बता दिया आगे जून क्वार्टर आने वाला है, लोग होटल्स जाएंगे, लोग घूमेंगे फिरेंगे सारे, मतलब इन कंपनीज का जो खास करके होटल इंडस्ट्री है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा रहने वाला है आगे आगे कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स, मतलब कि कम से कम 1 साल होटल, सारी होटल इंडस्ट्री के शेयर्स में बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, बहुत बढ़िया मार्जिन रहेंगे। रूम रेंट्स इनके बढ़ाई दिए हैं तो मार्जिन बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए कंपनी के फंडामेंटल चेक करने के बाद में इंडियन, मुझे लगता है आज की डेट में कोई भी समझदार इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो इंडियन होटल में इन्वेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी अपना एक ह्यूज स्टेक इंडियन होटल में ले रखा है, और 270 से मतलब 270 पे मेरी फर्स्ट एंट्री है। और मैं फिर से ये जैसे ही 350 का सपोर्ट को टेस्ट कर लेगा ना, अभी देखती हूँ कहाँ पे जाके ये अपना सपोर्ट मेंटेन करता है। जैसे ही ये 350 के आसपास का सपोर्ट मेंटेन करेगा, मैं फिर से इसमें बाइंग करूंगी। मैं या तो सपोर्ट पे बाय करती हूँ, या फिर जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, 2 जगह पे मैं बाय करती हूँ। दोनों जगह पे ही बाय करना भी चाहिए। बीच में आप मतलब ऑपरेटर का तो काम है, अब जिन्होंने सोचो 270 और जिन्होंने सोचो कि ना 370 और 380 पे बाय किया है ना, तो अब उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अब ये अपना सपोर्ट टेस्ट करने के लिए थोड़ा दिन यहाँ रुकेगा, 15-20 दिन। लेकिन वो क्या करेगा, वो 1.5 क्षण है जिसने कि ना 380 पे जिसने बाय किया है ना, उसने ये सोच के बाय किया है कि भाई 300 रुपए से 380 तो अभी 15 दिन में हो गया, अब देखना ये 450 भी अगले 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगले 15 दिन वो पहले सपोर्ट अपना टेस्ट करने के लिए आएगा, वहां पे रेस्ट करेगा। जब भी सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आता है तो वो शेयर वहां पे रुकता है, मतलब 350 के आसपास। अब ये हो सकता है 10-12 दिन घूमे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब कोई भी अच्छा शेयर, मैंने बताया ना, कुछ भी ऐसे नहीं जाता, पहले शेयर ऐसे जाएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रेस्ट करेगा। ये एक अच्छे शेयर की पहचान होती है। ठीक है, लेकिन जिसने 380 पे ना अगले 15 दिन के लिए बाय किया है, वो वहां पे अपना लॉस बुक करके कि भाई ये शेयर तो अब नीचे 350 हो गया, पता नहीं मेरे को कितना लॉस हो जाएगा, और लॉस हो भी रखा होगा। मतलब बहुत सारे लोग मार्केट से ना उस पे भी इंटरेस्ट पे भी पैसा उठाए रखते हैं, तो उनको सोचो एक तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एक उनको प्रॉफिट की जगह नुकसान हो रहा है। जिसने अगले 15 दिन में डबल करने की मेंटालिटी के साथ इंडियन होटल लिया होगा, तो वो अब इसको 380 पे जो शेयर लिया है, वो डेफिनेटली जब इसके प्राइस, इसको फंडामेंटल पता नहीं है, तो और वो अब देखेगा कि शेयर एकदम नीचे गिरा है, पहले 370 हुआ है, फिर 360 हुआ है, फिर 350 हुआ है, 350 पे जाते ही वो सबसे पहले बेच के भागेगा, अपना लॉस बुक करेगा। तो ये दिक्कत है जी रिटेलर्स के साथ में, कि वो 15-15 दिन में पैसे डबल करने आते हैं बिना कंपनी के फंडामेंटल जाने, और इसी वजह से थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होते ही वो डर के और सबसे पहले सेल करके भागता है, और यहाँ इसी वजह से शेयर मार्केट में सबसे बड़े नुकसान होते हैं। इसलिए जरूरी है कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जांच परखने के बाद आप उस किसी शेयर में एंट्री बनाओ। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो फिर से मुझे बताओ कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालो, मैं फिर से बताऊंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, जो भी आपको लगता है।